अ, नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे मैं राम जी आपका स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आज एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो दरअसल है भारत में टेलीकॉम कंपनी की स्थिति, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर, द सिचुएशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। साथियों, वर्तमान जिसे आप दरअसल अर्थव्यवस्था खंड यानी कि जीएस पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं। मैं अगर ये बात कहूँ तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के युग में किसी भी अर्थव्यवस्था का जो विकास क्रम है वो वहाँ के टेलीकॉम सेक्टर के समानुपात है। अगर कुल मिलाकर ये बात समझने का प्रयास करें तो जिस भी अर्थव्यवस्था में निहित टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति बेहतर होगी, उतनी ही संभावना है कि उसकी अर्थव्यवस्था आगे आने वाले दिनों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएगी। इसके पीछे कई वजह बताई जा सकती है, कई कारण गिनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का होना और पारदर्शिता का होना। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी व्यवस्था में, आप अर्थव्यवस्था की बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था की बात कर ले, सामाजिक व्यवस्था की बात कर ले, इनफैक्ट राजनीतिक व्यवस्था की बात कर ले, इन तमाम व्यवस्थाओं को आगे बढ़ने में जो सर्व प्रमुख जो एक भूमिका होती है वो है पारदर्शिता की। अगर जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तंत्र है, उतनी ही प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाएगी, उसी क्रम में दरअसल आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ये बात समझना कि वर्तमान दौर में जो भारत की स्थिति है, विशेष तौर पे टेलीकॉम सेक्टर के क्षेत्र में, उसको समझना जरूरी है दरअसल। इसलिए आज हम इस टॉपिक को आज लेकर आए। बहरहाल, इस टॉपिक को जिस प्रश्न के माध्यम से, जिस सवाल के माध्यम से व्याख्यान में लाया जाएगा, वो सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे। भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक तथा इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे, यानी पहले इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां। ये बात तो जग जाहिर है और कहीं ना कहीं हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विगत वर्षों में जो दूरसंचार क्षेत्र है हमारे देश का, विशेष तौर पे जियो के आने के बाद, ये व्यवस्थाएं बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है। ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों तेज बढ़ा, इसके पीछे की वजह क्या रही, इसके पीछे का कैटलिस्ट क्या रहा, उत्प्रेरक कारक क्या रहे। इन तमाम कारकों को समझते हुए अंततः इस बात को भी स्वीकार करने का, या यूँ कह ले कि समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में विशेष तौर पर जो टेलीकॉम क्षेत्र है, इसमें कौन सी चुनौतियां हैं जिसे बिना समाधान किए हम और आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल, तो ये टॉपिक रहा और ये हमने सवाल बताया आपको। सबसे पहले, चूंकि हम टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर कहने का आशा ये हुआ, कुल मिलाकर ये बात अगर आप समझना चाहें कि जो तकनीक है उसके प्रयोग की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर अगर एक सवाल जो संभवतः आपको समझ में आना चाहिए, वर्तमान समय में भारत में तकरीबन 70 करोड़ के आसपास जो फोन यूजर हैं हमारे देश में हैं। जनसंख्या है 150 करोड़, यानी कि अभी भी आधा से ज्यादा जनसंख्या का इस क्षेत्र में आना, यही कर इस क्षेत्र की जो एक ये है यूजर बनना अभी बाकी है। खैर, आगे एक बात ये भी कही जा रही थी डेटा में कि जो 2030 है ना, 2025 अभी चल रहा, आने वाले कुछ एक वर्षों में, संभवतः 5 सालों में, हम अपने इस क्षेत्र में 1 बिलियन यूजर को बना पाएंगे। कुल मिलाकर बात ये कही जा रही कि अभी हमारे देश में फोन यूज, एक सेकंड में आवाज चेक कर लूं, यूजर को बना पाएंगे। कुल मिलाकर बात ये कही जा रही कि अभी हमारे देश में फोन यूज, एक सेकंड, चलिए, दरअसल हम ग्राहक की बात कर रहे हैं। तो आने वाले 5 वर्षों में 1 बिलियन यूजर हम अपने भारत में देख सकेंगे। और ये डेटा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपके अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा अगर उपभोक्ता हो, कंज्यूमर हो, तो निस्संदेह भारत से बाहर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप न्यूरालिंक, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, स्टारलिंक, माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर दिस वन, जो स्टारलिंक योजना है हमारे उनका, वो हमारे देश में क्यों आना चाह रहा है। दरअसल जियो के साथ मिलकर के तमाम बातें हो रही है। अभी पूर्णतः उस पर सरकार की जो एक वो होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, अनुमति, वो नहीं मिला है। कुछ मामला अभी अटका हुआ है और देखिए क्या होता है। बहरहाल उस चीज को
दरअसल ये समझने का प्रयास करना है कि आपके जो दरअसल अर्थव्यवस्था है उसमें इतने बड़े कंज्यूमर होने के बाद जो सबसे पहली प्राथमिकता आपको मिलती है वो ये कि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है वो आपके देश की ओर झाँकेंगे। आपके आपके देश की ओर उनका रुझान स्वाभाविक तौर पे हो जाएगा। तो ये पहली और प्राथमिक चीज़ें दरअसल बेनिफिट के तौर पे देखने को मिलती है। तो ग्राहक के तौर पे 1 बिलियन हमने कहा, मतलब 100 करोड़ के आसपास। आइए अब डायरेक्ट ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले क्या कारक रहे। निसंदेह जब भी किसी भी क्षेत्र के एक विशेष क्षण का अगर आपके देश में आपकी अर्थव्यवस्था में विकास होता है उसके पीछे कई वजहें होती है जिसे हम उत्प्रेरक कारक कहते हैं, जिसमें हम दरअसल कुल मिलाकर उसी के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये बातें समझने को देखने को मिलता है। बहरहाल तो आइए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो ये क्रांति हुई, दरअसल टेलीकॉम क्रांति अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैजरेशन नहीं होगा। तो अगर ये टेलीकॉम क्रांति हुई इसके पीछे का वजह क्या है, वजह को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रेरित करने वाले कारक में पहली बात कही जा रही है 5G एवं बुनियादी अवसंरचना का विकास। जैसे मैं आपके समक्ष जो भी मेरी व्याख्यान है अपने टूटी-फूटी भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा। इनफैक्ट मैं अपने रिवीजन के तौर पे तमाम चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा। अगर इस बात को आप रियल टाइम या उससे कुछ रियल टाइम नहीं होता है, दरअसल 6G रियल टाइम की ये चीज़ें होती है, 5G रियल टाइम में वर्क नहीं करता। बहरहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर आपके नेट का है तो उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। बहरहाल फिलहाल ये समझने का प्रयास किया जा रहा कि हमारे और आपके बीच जो एक प्रकार का समन्वयता बढ़ रही है, एक प्रकार का जो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा जिसमें मैं प्रवक्ता के तौर पे और आप श्रोता के तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम प्रक्रियाओं का जो संचालन है कहीं न कहीं 5G के माध्यम से ही हो रहा है। नहीं अगर 5G नहीं हो पाता या यूँ कह लें इतनी मजबूत जो स्ट्रेंथ है हमारी अगर नहीं हो पाती तो कहीं न कहीं समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। तो पहली बात ये कही जा रही कि जो दूरसंचार की क्रांति हुई, टेलीकॉम क्रांति, उसमें पहला कारक क्या है 5G का विकास। एक सवाल और जो 5G के विकास होने से संभवतः हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ा लाभ मिला है। आज हम बहुत दूर गाँव में बैठे भी ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से दरअसल एजुकेशन है ना पा सकते हैं और ये किसी भी समाज के लिए मैं ये कहूँगा एक सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि विकास कई क्रम में होता है। विकास आपके पेरिफेरल दरअसल इकोनॉमी के पेरिफेरल जो पक्ष है वहाँ भी होता है, लेकिन अगर इस तरीके के विकास होते हैं जिसमें आपकी मूलभूत जो ज़रूरत है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज में मूलभूत चीज़ें क्या हैं? हो सकता है आप बहुत सारे चीज़ को दरअसल काउंटिंग में लाएं, लेकिन मैं शिक्षा को जरूर उसमें रखूंगा जो तकरीबन पहले, दूसरे या तीसरे में होगा। तो आपके समाज के शिक्षा व्यवस्था को अगर इस प्रकार के टेलीकॉम क्रांति के माध्यम से एक स्थान मिल रहा है, एक प्रॉपर स्थान मिल रहा है, तो निसंदेह ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके समाज के भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। और आपने देखा भी हमारे देश में जिस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग की जो एक ट्रेंड चल पड़ी, और मैं इसमें कहीं ना कहीं मैं अगर एज ए स्टूडेंट बोलूँ तो खान सर का जो ऑनलाइन क्या नाम उनका फिजिक्स वाला और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, दरअसल संभवतः मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हाँ इन तमाम लोगों के माध्यम से कम पैसों में अगर मैं ये कहूँ तो एक मिनिमम फी में गांव तक पहुंचना हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी फायदा है। एक तरीके से आप ये कहें तो बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। हालांकि वर्तमान दौर में हो सकता है आपको ये लाभ पूरे तरीके से प्रदर्शित ना हो सके, लेकिन आने वाले दशकों में इसके जो लाभ है देखने को मिलेंगे। दरअसल देयर इज समथिंग इन माय टंग दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग वेल ऑफ वर्ड्स। कुछ ये ब्रश करने दौरान ना मुझे कुछ हो गया, वो होता है ना खरोच लग जाना, तो मैं जबरदस्ती कई शब्दों को मैं बोल पा रहा तो कोई बात नहीं, संभवतः आप मेरी इस दुविधा को समझ पाएंगे। बहरहाल तो भारत के दूरसंचार क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले के कारक में पहली बात हमने ये देखा कि 5G का विकास हुआ, और 5G के विकास के क्रम में हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से व्यवस्थित हुई इस पे भी थोड़ा सा हमने विचार करा। दूसरी बात हम स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देख लें तो वहाँ भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिला, जिसमें हम टेलीपैथी और टेलीमेडिसिन जैसी बात करते हैं। जैसे आप अपने गाँव या फिर शहर के किसी भी कोने में रहे हों, अगर किसी प्रकार की समस्याएं आपको है तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट दरअसल कंसल्टेशन को ले सकते हो, और ये तमाम चीज़ें तभी संभव हो पाई जब आप 5G जैसे नेटवर्क का प्रयोग कर पाए। 5G नेटवर्क का हालांकि अभी भी हमारे देश में तकरीबन 25 से 30% ही 5G का एक्सेस हो पाया। 25 से 30% क्या दशमलव वगैरह को ध्यान में रखने का आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्रसार होना बाकी है। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहीं 5G का प्रॉपर तरीके से प्रयोग हो पा रहा अभी। बहरहाल
दूसरी बात ये कही जा रही, बुनियादी अवसंरचना का विकास। निसंदेह, जैसे एक शब्द होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। आईओटी की परिभाषा के तौर पे जाएंगे तो अनावश्यक आपका दरअसल एनर्जी लॉस होगा। कुल मिलाकर ये बात कहें कि इंटरनेट या इंटरनेट से जुड़ी तमाम वस्तुओं का प्रयोग ही आईओटी के अंतर्गत आता है। जैसे आज मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मैं आपने संभवतः देखा होगा, इनफैक्ट सुना भी होगा कि ऐसे ऐसे तकनीक आ गए कि आप अपने ऑफिस से ही आप अपने फैन का दरअसल वो स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अपने एसी को कंट्रोल दरअसल आप अपने फोन से कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के संलग्नक को तरीके से आईओटी कहा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट या इंटरनेट के माध्यम से दरअसल संचालित करे जा रहे हों। तो विशेष तौर पे हमारे देश में विगत कई वर्षों में आईओटी जैसे तकनीक का बहुत बड़े पैमाने पे यूँ कहें तो डेवलपमेंट हुई, विकसित या यूँ कहें तो विकास हुआ, जिसका लाभ दरअसल हमारे इस टेलीकॉम क्षेत्र को मिला या यूँ कह लें हमारे समाज को मिला। तो ये बात है। अगली बात कही जा रही है स्मार्टफोन एवं इंटरनेट की बढ़ती पहुंच। मैं अभी आपको समझता एक बात कहा था कि वर्तमान दौर में तकरीबन 70 करोड़ के आसपास 2023-24 के डाटा में बता रहा, 70 करोड़ के आसपास मोबाइल यूजर हैं, जो कि 2026 तक आते आते ये बातें कही जा रही कि 1 बिलियन यूजर यानी कि 100 करोड़ हमारे दरअसल फोन यूजर हो जाएंगे, स्मार्टफोन यूजर हो जाएंगे। तो स्मार्टफोन का बढ़ना इंटरनेट की एक तरीके से बढ़ती पहुंच, और इसमें कहीं ना कहीं आप जियो बाबा का जरूर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही ये क्रांति संभव हो पाई है। मैं प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहा, मैं पता नहीं मैं कैसे मतलब बता सकूं। जो जबड़ा होता है ना, दरअसल आई एम गेटिंग पेन व्हाइल आई एम एक्सप्रेसिंग द वर्ड, आई एम नॉट कंफर्टेबल बेसिकली, बट हाँ चूंकि करना है तो दर्द होगा, कोई बात नहीं। तो स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच की हम लोग दरअसल बात कर रहे थे, और जिसमें ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि 2026 तक 1 बिलियन यूजर हो जाएगा। एक बात और जो संभवतः ये समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान दौर में हमारे देश में जो सस्ता फोन है वो क्यों बढ़ रहा है। आई मीन सस्ता फोन जो है वो दरअसल, हालांकि एक डेटा ये भी आई थी कि हमारे देश में जो 5G फोन है वो है ना सापेक्षिक रूप से महंगा है, और जिसका परिणाम ये देखा गया कि लोगों तक पहुंच जो है 5G फोन का नहीं हो पा रहा। ये डेटा आई थी दरअसल, उसके सापेक्ष में ये कह रहा। तो स्मार्टफोन और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच भी जो ये टेलीकॉम क्रांति है, इसको एक तरीके से आगे मिला, ये कहें तो इसको एक उत्प्रेरक मिला। अगली बात कही जा रही सरकारी नीति समर्थन एवं दूरसंचार सहयोग। मैंने अपने व्याख्यान में कई बार इस बात को दोहराया है, और आज मैं फिर कहूंगा कि किसी भी देश के एक पक्ष या अर्थव्यवस्था पक्ष कह ले, या फिर किसी भी पक्ष की आप बात कर लो, अर्थव्यवस्था हो या फिर एजुकेशन हो, तमाम चीजें हो, है ना, वो तभी प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ पाती है जब वहाँ की सरकार उसको बढ़ाने के क्रम में बहुत सारे उपाय या कह ले योजना या नीति का निर्माण करती है। और हमारे देश में ऐसा देखा गया कि टेलीकॉम क्रांति को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियमावली लाए जिसके माध्यम से वो उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे अभी आपने देखा होगा डीपीडीपी यानी कि डेटा प्रोडक्शन, डिजिटल डेटा प्रोडक्शन, है ना, 2023 आया, जिसके माध्यम से अगर आप अपने किसी भी आप क्या कह सकते हैं निजता का अगर हनन हो रहा, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही, तो उसके लिए उसमें प्रावधान किया गया। बहरहाल ये तो खैर आपके व्यक्तिगत की बात कही जा रही, लेकिन पहले जब ये तमाम चीजें हो रही थी तब, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जब 5G और 6G का नहीं, 5G और 4G जो स्पेक्ट्रम होता है ना, स्पेक्ट्रम मतलब क्या, एक तरीके से खैर स्पेक्ट्रम का जब नीलामी हो रहा था तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिसके माध्यम से सस्ता हो सके और लोगों तक ज्यादा पहुंच सके। दरअसल मैं ये समझाना चाह रहा था कि स्पेक्ट्रम होता क्या, लेकिन वो ज्यादा टेक्निकल चीजें हो जाती है, बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो ये चीजें होंगी। बहरहाल तो मैं वहां जाने से बचूंगा क्योंकि अनावश्यक मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, और मैं कम आज बोलने का दरअसल प्रयास करूंगा ड्यू टू सम टेक्निकल इशू ऑफ माई ऑर्गन, आप कह सकते हो, है ना। इंसान भी एक तरीके से, इंसान का भी एक तकनीकी मतलब एक तकनीक पे कार्य करता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि ये तकनीक दरअसल प्रकृति प्रदत्त है, इसे इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान ऐसा नहीं बना सकता। रोबोट तमाम चीजें इसके एग्जाम्पल है। बहरहाल तो कुल बातें मिलाकर ये कही जा रही कि जो उत्प्रेरक कारक है जिसके माध्यम से हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे टेलीकॉम क्रांति हुई, उसके पीछे कई कारणों में एक कारण दरअसल सरकार के द्वारा बनाई जा रही नीति भी है।
हालांकि जब हम सरकार के द्वारा नीति पे बात करते हैं तो मुझे ऐसा आभास होता है कि किसी भी मतलब आप आज पूछे या 5 साल या फिर 10 साल बाद पूछे, 10 साल बहुत ज्यादा हो गया, ये मेंस में जरूर सवाल आ सकता है कि वर्तमान दौर में जो टेलीकॉम क्रांति हुई है उसमें सरकार की नीतियों का क्या प्रभाव है, इस पे आप कुछ विवेचना करें, आलोचनात्मक जो भी तमाम चीजें हैं, मतलब इस पे सवाल आ सकता है। और मेरी ऐसी इंस्टीट्यूशन कह रही है। बहरहाल, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और विस्तार में जाने का प्रयास करूं तो सरकार के द्वारा पहली बात तो ये कि इसमें एफडीआई, एक सवाल जो संभवतः आपको इन तमाम चीजों से हटकर समझने की आवश्यकता है कि सरकार की प्रमुख नीतियों में सबसे पहली नीति क्या होती है ना, उस व्यवस्था में फंडिंग की क्या सरकार का ये है। जैसे अभी मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने जो निर्माण आयुध निर्माण है ना, जिसमें डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा था विस्तार से, उसकी मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसमें जो फंडिंग है उसके प्रति सरकार का क्या नजरिया है। अगर सरकार अलाउ कर रही कि हाँ आप 70% तक 100% तक एफडीआई ला सकते हैं, तो निस्संदेह कहीं ना कहीं सरकार भी ये बहुत बड़े पैमाने पे चाह रही कि हाँ वो सेक्टर आगे तेज गति से बढ़े। और इसी क्रम में ये बातें भी कही गई कि टेलीकॉम सेक्टर में कोई भी कंपनी आ सकती है एफडीआई और 100% के साथ अपना ये शुरू कर सकती है। और इसी क्रम में जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जियो के साथ मिल करके अपना दरअसल ये करा जा रहा। स्टारलिंक आपने नाम सुना होगा। स्टारलिंक दरअसल योजना क्या, मैं थोड़ा सा अगर बता दूं तो जैसे आपके गांव में आपके शहर में इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे टावर लगा रहा होगा, है टावर, जो लंबे लंबे टावर होता है। हालांकि मैं शहरों में देखता हूँ टावर कि जो ये टॉप मोस्ट बॉडी है वो छत के ऊपर ही रहता है, बड़े बड़े 5 मंजिला 7 मंजिला 6 मंजिला के ऊपर ही रहता है। तो आपने देखा होगा कि आपके घर या यूं के लिए आपके गांव के आसपास इस प्रकार के टावर होंगे और उस टावर में जो फ्रीक्वेंसी है उसके माध्यम से तमाम चीजें संचालित होती है। जो स्टारलिंक परियोजना है योजना है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार के विशेष तौर पे इस प्रकार के टावर होंगे नहीं, पर जो टावर की नेटवर्किंग है या यूं कह ले जो कार्यविधि है वो दरअसल LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट के माध्यम से स्थापित कर दिया जाएगा। जैसे संभावना ये है कि मान लीजिए आपके गांव में टावर है तो उसकी एक 5 किलोमीटर 500 मीटर 2 किलोमीटर एक रेंज रहा होगा, फिर 5 किलोमीटर के बाद अगर आप हैं तो उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती होगी। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए स्टारलिंक जो योजना है जिसमें ये करा कि हम इस प्रकार के सैटेलाइट के माध्यम से ये चीजें करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो जो पृथ्वी का घूर्णन हो रहा लो अर्थ ऑर्बिट जो भी चीज आप 400 किलोमीटर के आसपास ये कहते हैं, दरअसल वो स्ट्रैटिफिकेशन एक तरीके से होता है। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को ये कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। अब क्या होगा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप समुद्र में हो, पाताल में हो, आकाश में हो, कहीं भी हो, वहां आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी और आप नेट का प्रयोग कर पाएंगे। और इसी क्रम में ये बातें कही गई थी कि जो अगर आप ये फ्लाइट में जाते हो बाई एयर, अगर आप सफर कर रहे हो तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा फिलहाल नहीं है, वहाँ फ्लाइट मोड करने की बात करी जाती है। लेकिन अगर ये स्टारलिंक योजना जो है अगर सफल हो पाती है तो निस्संदेह आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मतलब स्थान से आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें भारत सरकार जो हमारा अंबानी है दरअसल वो मिल करके बातें आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। अभी सरकार और उसके बीच बहुत सारी खींचातानी चल रही है, बहरहाल देखिए क्या होता है। ऐसी बात भी कही गई थी कि तकरीबन 800 प्रति महीने के आसपास उसके दरअसल ही आएंगे। जैसे मैं बात करूं तो अगर आप 800-900 के आसपास करते हैं तो 81 दिन या ये यूं कह ले तो 3 मंथ की बात बनती है। लेकिन अगर वैसे सिस्टम को आप प्रयोग करेंगे तो 800 रुपये प्रति माह की दर से आपको लागत देना होगा। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था सरकारी नीति के क्रम में कि हाँ सरकार के द्वारा जो एफडीआई है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है इसको बढ़ाने से दरअसल ये चीजें होती है। एक और चीज है PLI योजना है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, दरअसल ये सबसे कारगर हथियार होता है किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सरकार के द्वारा, और इसके बारे में हमने कई दफा विस्तार से बात किया है। अगली बात कही जा रही है डेटा उपभोक्ता की बढ़ती प्रवृत्ति। Sorry for this one. सरकारी मैं ये बात कर रहा डेटा उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति। निसंदेह आज से अगर आप 2 साल 5 साल नहीं 2015 के पहले चले जाएं तो आपके पास 1 से 2 GB मिलते थे और पूरे महीने चलाना होता था।
और आज क्या है कि आप अनलिमिटेड, अगर मैं अपना, हालांकि पता नहीं ये सेटिंग क्या हो गया, मुझे पता नहीं चल पाता आज मैंने कितना करा, और पहले मुझे दिख जाता था, जो कि तकरीबन 2.5-3 GB के आसपास होता है। ये मेरे मतलब अगर मैं जितना क्लास करा उसके मुकाबले, दरअसल ये बातें कही जा रही कि वर्तमान समय में जो खपत करने की, मतलब जो उपभोग, डेटा उपभोग की जो एक तरीके से ट्रेंड है वो बढ़ा है, और निसंदेह इस प्रकार के जो प्रवृत्ति हैं वो ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय में ये व्यवस्थाएं और व्यवस्थित होने का गुंजाइश रखता है। खैर, अगली बात है, एक बात और, जब हम डेटा उपभोग की बढ़ती प्रवृत्ति की बात करते हैं तो आज से पहले दरअसल जब इंटरनेट की सुविधाएं शुरुआती दौर में अपने चरण में थी, तो फेसबुक को, व्हाट्सएप को, या यूं करें छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैसेजिंग वगैरह होती थी, उसके प्रयोग के बाद ही हम खुश हो जाते थे कि चलो आज हमने ऐसा करा। लेकिन वर्तमान समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रयोग से इस बात की जो एक तरीके से ये है कि हाँ, इंटरनेट होनी चाहिए, ना सिर्फ इंटरनेट होनी चाहिए बल्कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो स्पीड है वो भी तकरीबन बेहतर होना चाहिए। और एक बात भी कहा जाएगा, जब आप हमने देखा था दरअसल डेटा में कि 6 करोड़ के आसपास वर्तमान दौर में इंडिया में, अकेले भारत में ओटीटी यूजर हैं। ओटीटी कहने का मतलब होता है ओवर द टॉप, विच मीन्स कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, एमएक्स प्लेयर, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से आप तमाम चीज़ों को ये करते हो, कंज्यूम करते हो, ये ओटीटी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में 6 करोड़ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या और तेज गति से बढ़ेगी। तो खैर, ये रही बातें। अगली बात कही जा रही उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा का विस्तार, और इसी क्रम में हमने विस्तार से भी बात करा कि जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इलोन मस्क का, वो कैसे इस पूरे परिदृश्य को बदलने का, उनका एक बदलने का एक प्रयास है। अगली बात कही जा रही है शासन प्रशासन में बढ़ती भूमिका, या यूं कह रहे शासन प्रशासन में तकनीक का बढ़ता प्रयोग। जैसे अभी सबसे बड़ा अगर सरकार के द्वारा दी जा रही वेलफेयर स्कीम में क्या है, पेडेल सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें दरअसल ऐसी बातें कही कि 80 से 82 करोड़ लोगों को ये मिलता है, मुफ्त का राशन मिलता है। मुफ्त का तो नहीं मिलता है, मिनिमम दाम के दरअसल ये मिलता है। तो इन तमाम प्रकरण में सरकार के द्वारा दरअसल जो टेलीकॉम दरअसल क्या कहते हैं उसको, तकनीक है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसी क्रम में ये भी देखा गया कि सरकार के माध्यम से अगर किसी भी क्षेत्र में अपनी तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो निसंदेह उसमें एक बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें पहली बात ये होती है कि पारदर्शिता है ना। इसी क्रम में अगली बात कही जा रही, जैसे आप यूपीआई की बात कर रहे हैं, यूपीआई भी सरकार का एक बहुत बड़ा अंश है। सरकार तो छोड़ दीजिए, आपके अर्थव्यवस्था का अगर किसी एक चीज को हटा देने से अगर आपके अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा नुकसान होगा टेक्निकल सेक्टर में, तो वह यूपीआई। अब तो ऐसा भी प्रयोग हो रहा है जिसमें सॉरी जिसमें आपको यूपीआई का सेक्टर में, तो यूपीआई जिसमें आप यूपीआई का प्रयोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं। देखिए अभी ये सैंडबॉक्स में है, यानी कि शुरुआती क्षेत्र में है, प्रयोग के बाद देखिए क्या होता है। बहरहाल, शासन प्रशासन में बढ़ती भूमिका का हम लोगों ने बात कर लिया, और इसी क्रम में एक और बात कही जाती है, आयुष्मान भारत डिजिटल, दरअसल डिजिटल योजना, जिसमें सरकार की तरफ से आपके परिवार को है ना प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक धनराशि प्रयोग की, सॉरी मतलब सहायता राशि दी जाती है। तो ये थे कुछ प्रयास जिसके माध्यम से हमने ये समझा, ये देखा कि क्यों हमारे देश में जो एक तरीके से टेलीकॉम क्रांति, उसके पीछे का वजह क्या हुआ, उत्प्रेरक कारक क्या रहा। अगली बात है, भारत में दूरसंचार क्षेत्र को संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। और प्रमुख मुद्दे में सबसे पहले कही जा रही ग्रामीण शहरी, एक सेकेंड में पहले एक बार चलिए,
अगली बात करिए ग्रामीण शहरी का डिजिटल डिवाइड। और चलिए साथियों, आज इतना ही दरअसल देखने का मतलब आज इतना ही, इतने व्याख्यान के साथ ही मैं रोकूंगा, क्योंकि बाकी बातें बाद में, और अभी बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बात को लेकर। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कल मैं या फिर अगले सेशन में इस खंड को अगर समय मिला तो मैं जरूर पूरा कर लूंगा। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक फॉर वॉचिंग एंड शुभ रात्रि आप सभी को।